डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड की। उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो सैंगर सीक्वेंसिंग का है। इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। फ्रेडरिक सैंगर ने ये प्रपोज किया था सैंगर सीक्वेंसिंग। वो एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 1958 में और 1980s में, डिटर्मिनेशन के लिए बेस सीक्वेंसेस इन न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर। कोई भी डीएनए फ्रैगमेंट के होते हैं उसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। और ये जो मेथड है चेन टर्मिनेशन मेथड, ये डेवलप किया था फ्रेडरिक सैंगर ने। इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस स्पेसिफिक टर्मिनेशन के लिए, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन के लिए, जिसमें हम यूज़ करते हैं मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट्स। ये जो मेथड है ये कहाँ पे हम इसे अप्लाई करते हैं? हम इसको अप्लाई करते हैं प्योर रिसर्च में कि वाई एंड हाउ ऑर्गेनिजम्स लिव, वाई दे आर हैविंग ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो ये सैंगर सीक्वेंसिंग जो मेथड है उसमें हम सीक्वेंसिंग अर्थात स्ट्रेचेस ऑफ जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स एज दे आर अरेंज्ड इन द स्ट्रेच ऑफ द डीएनए, उसको चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सैंगर सीक्वेंसिंग या चेन टर्मिनेशन जो मेथड है, ये मेथड ऑटोमेटेड साइकिल सीक्वेंसिंग रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सीक्वेंसिंग इंटायर जीनोम की भी इससे पॉसिबल है। इसके बाद में जो पीसीआर जो टेक्निक थी उससे कॉपीज़ जो बनती थी एक्यूरेटली प्रोड्यूस हो जाती थी। ऑटोमेटेड मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का, बिल्ट अपॉन द केमिस्ट्री ऑफ पीसीआर, और ये 1977 में प्रपोज हुआ था। इस मेथड से अबाउट 900 बेस पेयर्स की हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। और जो फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं ओवरलैपिंग पोर्शंस के टू असेंबल द सीक्वेंसेस ऑफ लार्ज रीजन्स ऑफ डीएनए। अब सैंगर सीक्वेंसिंग का अगर हम ब्रॉड आउटले देखें तो ये जो मेथड है इसको हम चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग या डाई डीऑक्सी सीक्वेंसिंग कहते हैं, क्योंकि ये पावर हाउस होता है डीएनए सीक्वेंसिंग का। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ लेबल्ड चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर हैविंग डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि भी सैंगर सीक्वेंसिंग में क्या किस किस चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक तो होगा हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, एक हमें चाहिए प्राइमर, 4 हमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट घटक भी चाहिए जिसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग या डाई डीऑक्सी वर्शन चारों न्यूक्लियोटाइड्स के, DDATP, DDTTP, DDCTP और DDGTP। ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंट कलर होगा डाई का। तो ये डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेटिंग वर्शंस हमें चाहिए। तो व्हाट आर दीज डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स? ये जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स में, जैसा कि हम इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं। बट एक की डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपका कार्बन है, थर्ड कार्बन में दे लैक ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जो नॉर्मली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स DNTPs में प्रेजेंट होता है और इसमें नहीं होता है। इससे क्या होगा कि द थर्ड हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ एक्टिंग एज ए हुक। ये हुक हो गया, उसमें आपके निरंतर नए नए दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड अप होते रहेंगे। ऐसा इसमें नहीं होता है, दे विल टर्मिनेट द रिएक्शंस। सो क्योंकि जो एंजाइम जो होता है जो हम ऐड करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है DNTPs और DDNTPs से। तो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट करते हैं ग्रोइंग चेन में, इट ब्लॉक्स फर्दर एलोंगेशन बिकॉज इट इज़ लैकिंग, क्या नहीं है उसमें, थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, जिससे कि कनेक्शन बनेगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का। तो इस तरह से हम जब स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं सीक्वेंसिंग के लिए तो हम प्रिपरेशन करते हैं आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स का। तो अब जब आपका 5वां जो कार्बन है इनकमिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है वो ज्वाइन करेगा थर्ड कार्बन में, अगर वो DNTP है। अब जो की है सैंगर सीक्वेंसिंग की वो उसकी केमिस्ट्री है DDNTPs की, कि वो जो है क्या करता है कि इनकॉर्पोरेट करेगा चेन में वे फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एट 5' एंड, बट बिकॉज इट इज़ लैकिंग ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप
सो इट वुड होल्ड द एलोंगेशन प्रोसेस, अर्थात वो उसको टर्मिनेट कर देगा। अगर मान लीजिए आपके DDATPs प्रेजेंट हैं तो चेन टर्मिनेशन कहाँ होगा? ऑपोजिट थाइमिडीन्स इन द टेम्पलेट DNA, बिकॉज DATP इज ऑल्सो प्रेजेंट जहाँ पे स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू हुआ। और ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज टर्मिनेट एट द फर्स्ट T, वो सेवरल 100 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में जब आप उसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपके वो वहाँ पे टर्मिनेट करेगा, तो आपको क्या मिलेंगे? खूब सारे सेट ऑफ न्यू चेन्स मिलेंगे जो कि अलग अलग लंबाई के होंगे, लेकिन हर कोई एंड करेगा DDATP में, मतलब वो टर्मिनेट उसको वहाँ पे कर रहा है। तो ये जो मेथड है, क्योंकि हमारे 4 DNTP जो हम यूज़ करते हैं तो 4 ही हम DDNTPs यूज़ करेंगे चारों टेस्ट ट्यूब्स में, हैविंग A, T, C और G। इस मेथडोलॉजी में हम 4 सेपरेट रिएक्शंस को रन करते हैं। हर रिएक्शन में एक टेम्पलेट DNA है, शॉर्ट प्राइमर है, DNA पॉलीमरेज है और आपका एक रेडियो एक्टिवली एडेड आपका DDNTP है। ये जो मिक्सचर आपने लिया उसको आप पहले हीट करते हो, फिर उसका डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसकी कूलिंग होगी, अब प्राइमर उससे जुड़ जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट से, तो पॉलीमरेज जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा DDNTPs और DNTPs में। अब जैसे जैसे आप क्या डालोगे DDNTP, तो DDATP अगर आपका केस है तो सिंथेसिस टर्मिनेट करेगा और एक आपको एक DNA स्ट्रैंड मिलेगा एक पर्टिकुलर साइज़ का। मान लीजिए आपका DDATP पर्पल कलर का है तो टर्मिनेशन यहाँ पे आप क्या देखते हो? जैसे ये आपका आ गया तो चेन का टर्मिनेशन हो गया, क्योंकि आपने पर्पल कलर का लिया था तो उसका आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे आपने उसकी लेबलिंग करी थी। बिलियंस ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका जो एलोंगेशन रिएक्शन होता है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी एडेनाइन पोजीशन में। तो हमें क्या प्राप्त होगा? कलेक्शंस ऑफ DNA स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अब ये सेम ट्रू होगा सभी के लिए जितने भी आपके टर्मिनेटर रिएक्शंस हैं, जो भी आप उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हो। हर एक रिएक्शन में आप लोड करते हो एक सेपरेट लेन में, जिसमें आपने पॉलीएक्रिलामाइड जेल को लिया हुआ है, जिसमें आपने यूरिया को डाला हुआ है जो कि प्रिवेंशन करेगा DNA स्ट्रैंड्स फ्रॉम रीनेचरिंग। आयनाइज फॉस्फेट्स जो होंगे वो DNA मॉलिक्यूल को नेगेटिव चार्ज देंगे, क्योंकि DNA जो है वो माइग्रेट करेगा पॉजिटिव पोल की तरफ। जो मूवमेंट होगा DNA मॉलिक्यूल्स का वो पॉलीएक्रिलामाइड मैट्रिक्स में वो साइज डिपेंडेंट होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस चलेगा शॉर्टर DNA मॉलिक्यूल जो हैं वो फर्दर डाउन द लेन मूव करेंगे और मिलियंस ऑफ टर्मिनेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम साइज विल माइग्रेट टू द सेम प्लेस और क्या बनाएंगे? बैंड इन द जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जो जेल है उसको सैंडविच किया जाता है एक्सरे फिल्म में। अब रेडियो एक्टिव जो एडेनाइन है जो सिंथेसाइज DNA में है वो एमिट करेगा बीटा पार्टिकल्स जो एक्सपोज करेंगे फिल्म को। फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो पोजीशंस ऑफ DNA बैंड्स जेल में। सीक्वेंसिंग जो जेल है उसको हम बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ना शुरू करते हैं, और जो सीक्वेंस होती है बैंड्स की वेरियस टर्मिनेटर जो आपके लेन्स हैं उससे आपको सीक्वेंस प्राप्त होगी न्यूक्लियोटाइड्स इन द टेम्पलेट DNA। जैसे कि आपने DDNTPs डाले हैं चारों ही टेस्ट ट्यूब्स में, आपने यूज़ किया है यहाँ पे A रिएक्शन होगा, C रिएक्शन होगा, T रिएक्शन होगा, G रिएक्शन होगा। फिर आपका एक डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड को आपका एक ऑटो रेडियोग्राम यहाँ पे बन गया, तो आप इसको बॉटम से और टॉप की पोजीशन में रीड अप करना शुरू करते हो। एक और मेथड जो हम अडॉप्ट करते हैं इसके लिए फॉर रीडिंग द सीक्वेंस इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स। बाय द टाइम द साइक्लिंग इज़ कंप्लीट, इसका मतलब डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है सिंगल पोजीशन में टारगेट DNA के किसी भी एक रिएक्शन में। दैट इज़ द ट्यूब विल कंटेन फ्रेगमेंट्स, उस ट्यूब में वो खंड होंगे, वो फ्रेगमेंट्स होंगे अलग अलग लेंथ्स के जो कि एंड कर रहे होंगे न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस में ओरिजिनल DNA के। जो एंड्स होंगे उनकी लेबलिंग होगी डाइड्स के साथ में जो कि इंडिकेट करेगी फाइनल न्यूक्लियोटाइड को। जैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया जो फ्रेगमेंट्स हैं वो रन करेंगे लॉन्ग थिन ट्यूब कंटेनिंग ए जेल मैट्रिक्स, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं
वो जल्दी तेज़ गति से मूव करेंगे। पोर्स ऑफ द जेल में जो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स हैं वो धीरे धीरे मूव करेंगे। जैसे जैसे फ्रेगमेंट क्रॉस करेंगे फिनिश लाइन एट द एंड ऑफ द ट्यूब, उसका इल्यूमिनेशन होगा लेज़र से, जिससे अलाउ होगा अटैच डाई टू बी डिटेक्टेड। जो आपके कलर्स एंड डाइज के रजिस्टर्ड हुए हैं एक के बाद एक डिटेक्टर में, जो सीक्वेंस है ओरिजिनल पीस ऑफ डीएनए की, उससे बिल्टअप हो सकता है न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम। जो डेटा आपने रिकॉर्ड किया डिटेक्टर से, उसमें आप सीरीज ऑफ पीक्स देख सकते हो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी के, और जो डीएनए सीक्वेंस है हाँ उसके जो पीक्स बने हैं क्रोमेटोग्राम से, आप उससे उस डीएनए सीक्वेंस को डिकोड कर सकते हो। इस पूरे जो सीक्वेंसिंग मेथड को अगर हम देखें एक डायग्रामेटिक स्केच से, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी हम DDNTPs या डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे मिक्सचर को हम डालते हैं, विच इज़ हैविंग ए टेम्पलेट DNA, एडिंग ए प्राइमर, तो प्राइमर एक्सटेंशन और चेन टर्मिनेशन होगा, जो कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे। फिर आप उसको विजुलाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर ऑन ए क्रोमेटोग्राम एंड ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द DNA इज जनरेटेड। तो इस टेक्निक्स में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि ये हाई क्वालिटी सीक्वेंसेस देता है लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ DNA के, लगभग 900 बेस पेयर्स तक आप कर सकते हो। इससे हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं इंडिविजुअल पीसेस ऑफ DNA, जैसे कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स और DNA कॉपीड इन PCR। जैसा कि सेंगर एटेल ने जो काम किया था, वो सीक्वेंसिंग करी थी DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज 174, जिसके कि 5386 बेसिस इन्होंने डिकोड किए थे। और पहला यूकैरियोटिक जो जीनोम है, जो कि बेकर्स ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस क्रिविसिए, उसके 12 मिलियन बेस पेयर्स इससे डिकोड हुए हैं। अचीवमेंट आगे भी चला और ये नेमाटोड जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सीनोरैप्टिस एलेगेंस, जिसके कि 100 मिलियन बेस पेयर्स इससे डिकोड किए गए थे। और उसी तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 3 मिलियन बेस पेयर से ज़्यादा की सीक्वेंसिंग इस मेथड के द्वारा की गई थी। अब ड्रॉबैक्स में ये है कि ये एक्सपेंसिव मेथड है, इनसफिशिएंट है ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि आपको मेटा जीनोम करना है, कलेक्टिव जीनोम एनालिसिस करना है, उसके लिए हमें लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग या न्यू हायर जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। एप्लीकेशन एरियाज़ इसके बहुत ज़्यादा वाइड हैं, क्योंकि इसको हम रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल सीक्वेंसिंग ऑफ वेरिएबल रीजन्स के लिए यूज़ करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्मिड सीक्वेंसेस, इंसर्ट्स, म्यूटेशन, HLA टाइपिंग, माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स या सिंगल डिजीज़ कॉजिंग जेनेटिक वेरिएंट्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से I hope that you are able to understand this DNA sequencing method in a very easier way. Thank you for watching.